सूर्यातप टॉपिक है। इसका फर्स्ट सेंटेंस लिखिए। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप कहते हैं। लिखिए, पृथ्वी पर इसके वितरण को प्रभावित करने वाले, आराम से लिखिए, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी बैलेंस खोइए, आराम से लिखिए, कंफर्ट से फील कीजिए और समझ के लिखिए। लिखिए, पृथ्वी पर सूर्यातप को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पृथ्वी पर सूर्यातप को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। एक एक कारक की व्याख्या आप अच्छे से करेंगे और उसको लिखेंगे, और उसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि जो झारखंड का नेचर है वहां एमसीक्यू भी होता है और क्रिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, तो दोनों क्लियर होता चले। सबसे पहले लिखिएगा अक्षांश। इसको लिख जाइए लैटिट्यूड। अक्षांश पहला कारक है जो पृथ्वी सूर्यातप को प्रभावित करता है, टेम्परेचर के वितरण को प्रभावित करता है, वो है अक्षांश या लैटिट्यूड। इसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए। आपने पॉइंट लिख लिया होगा अक्षांश, और इसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है, ऐसी कोई पृथ्वी है, और इस साइड में सूरज की रोशनी है यहां तक। अब यहां पे देखिएगा कि सूरज की रोशनी इस एरिया में वर्टिकल होगी और इस एरिया में टेंजेंट होगी, तिरछी होगी। तो ये एरिया जो होगा वो फोकस का एरिया होगा, शॉर्ट डिस्टेंस का एरिया होगा, कम दूरी का एरिया होगा, और ये लंबी दूरी का एरिया होगा। ठीक है। जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है वहां पे सूरज की रोशनी को कम दूरी तय करना पड़ेगा और ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि इस एरिया का जो फोकस है वो शॉर्ट डिस्टेंस का होगा और इसका फोकस जो होगा वो लार्ज एरिया का होगा। एक डिस्टेंस हो गया। दूसरा है उसका कोण, या उसको एंगल कहते हैं। अगर एंगल वर्टिकल हो तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और एंगल अगर तिरछी हो तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एक इस तरह से कह सकते हैं हम, ये 0 डिग्री है, ये 30 है, 60 है, ये 90 है। तो देखिएगा जैसे 0 से हम 90 की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्रमशः कम होता जाता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट हम आपको बताता हूं, इसको पूरा याद रखिएगा। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि लोअर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर एंड हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। इसको शाब्दिक तौर पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर अक्षांश कम हो तो तापमान ज्यादा होता है, अगर अक्षांश अधिक हो तो तापमान कम होता है। यानी कि जो विषुवत रेखा है वहां पे अक्षांश क्या है, कम है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ध्रुवीय क्षेत्र का अक्षांश अधिक है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। और इसका दोनों का कारण है एंगल और डिस्टेंस। इसको लैंग्वेज में लिखिए। ये तो मैं पढ़ाने के लिए बता दिया आपको कि अक्षांश का ये परिणाम है, इसको व्याख्या कीजिए, लिखिए। डायग्राम बना लेने के बाद सहज होके, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी ऐसा लगे कि छूट रहा हो ऐसा नहीं करके, अच्छे से लिखिए। लिखिए अक्षांश। लिखिए अक्षांश के साथ 0 डिग्री से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, अक्षांश के साथ 0 डिग्री से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर क्रमशः तापमान कम होता है। क्रमशः तापमान कम हो जाता है। अर्थात अगर अक्षांश कम हो,
अगर अक्षांश कम हो तो तापमान अधिक होता है, अगर अक्षांश कम हो तो तापमान अधिक होता है, और अक्षांश अधिक हो, अक्षांश अधिक हो तो तापमान कम होता है। मैंने कहा, फिर से रिपीट करता हूं, अगर अक्षांश कम हो तो तापमान अधिक होता है, अगर अक्षांश अधिक हो तो तापमान कम होता है। तो विपरीत संबंध हुआ, कम अक्षांश अधिक तापमान, और अधिक अक्षांश यहां पे तापमान क्या हो गया, कम हो गया। इस इक्वेशन को लिखिए, लिखने के क्रम में जो भी लिखे हो तो ऐसा लिख जाइए तो सीक्वेंस होगा। लिखिए, इसका मूल कारण सूरज से आने वाली किरणों का झुकाव है, सूरज से आने वाली किरणों का झुकाव है। इसका मूल कारण सूरज से आने वाली किरणों का झुकाव है। इसका मूल कारण सूरज से आने वाली किरणों का झुकाव है। विषुवत रेखा पर सूरज की किरण लंबवत होती है। विषुवत रेखा पर सूरज की किरण लंबवत होती है, जिसके कारण तापमान अधिक होते हैं। विषुवत रेखा पर सूरज की किरण लंबवत होती है, जिसके कारण तापमान अधिक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज की किरण तिरछी होती है, और ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज की किरण तिरछी होती है, जिसके कारण तापमान कम होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज की किरण तिरछी होती है, जिसके कारण तापमान कम होते हैं। आप लोग लिख पा रहे हैं सही से? छूट तो नहीं रहा? यस सर। छूट रहा है? नहीं, छूट तो नहीं रहा ना? नहीं छूट। ओके, वेरी गुड। हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज समझ गया आपको? अक्षांश समझ में आ गया। अब देखिए, यहां पे दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दैट इज ऊंचाई, या इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ऊंचाई या एल्टीट्यूड। सेकेंड पॉइंट हो गया ऊंचाई या एल्टीट्यूड। ठीक है, ऊंचाई या एल्टीट्यूड। मैं इसको बता रहा हूं, इसको अच्छे समझिएगा और उसको फिर बेहतर ढंग से लिखेंगे। पॉइंट लिख लिया होगा। अब यहां पे देखिए कि एक एरिया है, ऐसा कोई सरफेस एरिया है और सरफेस से हम ऊंचा जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिखें
कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये दोनों एक ही बात हुआ। हमने एक फैक्ट्स आपको बताया कि जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या ये कहें कि 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे बोलते हैं हम सामान्य ताप पतन की दर। इसको हमने लैंग्वेज यूज किया, सामान्य ताप पतन की दर, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट आपने अब फैक्ट्स में भी, जीएस में पढ़ा होगा कि जैसे वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाते हैं सतह से ऊपर, तो चूंकि पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा और सबसे ज्यादा तापमान सरफेस पे होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होने की दर को हमने कहा नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप पतन की दर। अब देखिए यहां पे एक मैं पर्वत बना देता हूं इस तरह का, राइट। पृथ्वी का कोई भी हिस्सा पर्वत ना बना के मैं थोड़ा और भी इसको अलग कर देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, समझने के लिए एक पर्वत बना देते हैं, प्लेट्यूज, इस तरह का सरफेस बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे ऊंचाई यहां से बढ़ना शुरू किया, तो पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जहां पे 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचा एरिया होगा वहां पे बर्फ होगा, यानी कि आइस फ्रोजन होगा। इसको स्नो लाइन कहते हैं। अब देखिए ये स्नो लाइन क्यों हुआ? चूंकि अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर पे हो गया तो 4500 मीटर के बाद वहां पे तापमान 0 से कम होना स्वाभाविक है, चाहे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कुछ भी मान लें, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऊंचाई के साथ तापमान क्रमशः कम होता जाएगा, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे ऐसे पढ़ते हैं, हायर द एल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर एंड लोअर द एल्टीट्यूड हायर द टेम्परेचर। इसको सामान्य भाषा में कहें तो ऐसा होगा कि अगर ऊंचाई अधिक हो तो तापमान कम होता है, अगर ऊंचाई कम है तो तापमान अधिक होगा। अब देखिए हमारे पास टोपोग्राफी है, यहाँ पे ये मैदान है, ये पठार है और ये पर्वत है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो मैदान का होगा, उससे कम टेम्परेचर पठार का होगा और सबसे कम टेम्परेचर जो होगा वो आपका पर्वतीय क्षेत्र का होगा। तो ऊंचाई जैसे जैसे वैरी करेगा वहां के तापमान में भिन्नता का मूल कारण ये है सामान्य ताप पतन की दर। चूंकि पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, नीचे से गर्म होता है, ऊपर की ओर ठंडा होता है, जिसके कारण ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और जिसका एक कॉन्सेप्चुअल एरिया है स्नो लाइन या हिम रेखा। 4500 मीटर से ऊंचा कहीं भी कोई एरिया होगा तो वहां बर्फ ही बर्फ होगा। इसको एक आप एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा लद्दाख का एरिया है, हमने इंडिया का मैप बना लिया इस तरह का और हमने लद्दाख बना दिया, ये एरिया लद्दाख का बना दिया। और लद्दाख का जो लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री है, अक्षांश क्या है 37 डिग्री का है। 37 डिग्री पे तो कोई बर्फ नहीं हो सकता है ना। वहां पे बर्फ होने का मूल कारण क्या हुआ? बर्फ का की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या हुआ? ऊंचाई ना। तो देखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर है, टेम्परेचर का कम होना, हाँ ऊंचाई के कारण हुआ, ठीक ना। अब एक और बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। नीचे शायद ये दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां पे आपको साउथ अमेरिका बनाता हूं। साउथ अमेरिका में यहां पे एक ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी और वो इक्वेटर पे है। देखो दोनों चीजें बड़ी अद्भुत सा बात है कि वो इक्वेटर पर भी है जहां बिल्कुल तापमान ज्यादा होता है और ज्वालामुखी पर्वत भी है।
फिर भी कोटोपैक्सी के ऊपर आइस के चिन्ह मिलते हैं, बर्फ का आवरण मिलता है। उसका मेन कारण क्या हो गया? वहां का एल्टीट्यूड हो गया। या फिर मैं ये बात कर लूं कि हमारे ये अफ्रीका है, अफ्रीका में देखिएगा इक्वेटर के पास ही किलिमंजारो है, केनिया तंजानिया का किलिमंजारो, वहां पर भी देखिएगा कि बर्फ का आवरण मिलता है। इसका भी जो मूल कारण हुआ वो आपका एल्टीट्यूड हुआ, ना कि लैटिट्यूड हुआ। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज में लिखिए। लिखिए तो एल्टीट्यूड, लिखिए ऊंचाई, लिखिए ऊंचाई और तापमान में विपरीत संबंध होता है। ऊंचाई और तापमान में विपरीत संबंध होता है। ऊंचाई और तापमान में विपरीत संबंध होता है। लिखिए ऊंचाई अधिक हो, ऊंचाई अधिक हो तो तापमान कम होते हैं। ऊंचाई अधिक हो तो तापमान कम होते हैं। ऊंचाई अधिक हो तो तापमान कम होते हैं। और ऊंचाई कम हो, क्या लिखा? ऊंचाई अधिक हो तो तापमान कम होते हैं, है ना? और सेकंड लिखिए, अगर ऊंचाई कम हो, अगर ऊंचाई कम हो तो तापमान अधिक होते हैं, तो तापमान अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। लिख लिया? इसको इस तौर पे बताइए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मैं बता रहा हूं इसको। ये हमने नंबर जो दिया है पर्वत, पठार और मैदान के रूप में। लिखिए मैदान का तापमान सर्वाधिक होता है, मैदान का तापमान सर्वाधिक होता है। पठार के तापमान मध्यम होते हैं। पठार के तापमान मध्यम होते हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। किसी का स्पीकर ऑन है? किसी का स्पीकर ऑन है? आप ऑफ कर लीजिए। चूंकि मेजोरिटी बच्चे हिंदी के हैं इसलिए मैं हिंदी फॉलो कर रहा हूं, इंग्लिश नहीं फॉलो कर रहा हूं, फिर डिस्टर्ब होगा और इसमें प्रॉब्लम आएंगे। मैं किसी का स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। सो मैंने कहा पर्वतीय क्षेत्र का तापमान सबसे कम होगा। 3 क्षेत्र बताए हमने। मैदानी क्षेत्र का तापमान सबसे ज्यादा, पठारी क्षेत्र का मध्यम और पर्वतीय क्षेत्र का तापमान सबसे कम होगा। लिखिए इसका मूल कारण, इसका मूल कारण सामान्य ताप पतन की दर है। इसका मूल कारण सामान्य ताप पतन की दर है। सामान्य ताप पतन की दर है। अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल की ओर जाने में, पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल की ओर जाने पर प्रत्येक 1000 मीटर पर प्रत्येक 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ऊपर की ओर जाने पर प्रत्येक
1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर जहां कहीं भी 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई का क्षेत्र हो, 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई का क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में बर्फ का आवरण मिलता है। उस क्षेत्र में बर्फ का आवरण मिलता है। (4500 मीटर की रेखा को 4500 मीटर की रेखा को हिम रेखा कहा जाता है। 4500 मीटर की रेखा को हिम रेखा कहा जाता है, स्नो लाइन कहा जाता है। जैसे भारत के कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर का होना, आज के दिन में लद्दाख कहिए, सियाचिन ग्लेशियर का होना, जैसे भारत के कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर का होना, इक्वाडोर के कोटोपैक्सी में बर्फ के आवरण का होना, ऊंचाई के कारण है। तो आपने दो चीज समझ लिया अभी तक। तापमान को प्रभावित करना, इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हमने यूज किया अक्षांश को, सेकंड हमने आपको समझाया एल्टीट्यूड को, ऊंचाई को, और उससे हमने बताया उसका संबंध जो है सामान्य ताप पतन की दर से है। आई होप ये दोनों को आपने सही से लिखा होगा। लिख पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, सो नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। लिखिए सतह की प्रकृति। द नेचर ऑफ सरफेस। या उसको लिखेंगे सतह की प्रकृति। इसको अच्छे समझिए, मैं समझा रहा हूं। सतह की प्रकृति, द नेचर ऑफ सरफेस। ऐसा जान लीजिए कि एक सरफेस एरिया है, ऐसा कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे इस तरह के आपको सरफेस नजर आए कि एक एरिया है जहां पे पूरा का पूरा बर्फ है। उस एरिया में पूरा का पूरा बर्फ का जमाव है ना। एक ऐसा सरफेस हो जहां पे बर्फ हो, ऐसा कोई सरफेस हो। एक ऐसा एरिया हो दूसरा जहां पे काली मिट्टी का क्षेत्र हो, एक तीसरा एक ऐसा एरिया हो जहां पे इस तरह के वन हो, फॉरेस्ट हो, लीव्स हो, ट्रीज हो, इस तरह का कोई आवरण हो।
तीन ही सरफेस एरिया लेता हूं। ये का है, सभी मान लीजिए कि एक डेजर्ट एरिया का सैंड पार्टिकल्स है, नहीं? तो हमने डिफरेंट सरफेस को बनाने की कोशिश किया। अब इन सभी एरिया में देखें कि सूरज की रोशनी आती है, इस सभी एरिया पर सूरज की रोशनी पड़ती है। अब उस एरिया का टेम्परेचर इस पर निर्भर करेगा कि वो सूरज की रोशनी को सरफेस कैसे रिसीव करता है। जैसे कोई काली मिट्टी का एरिया है तो पूरा का पूरा रिसीव कर लेगा, नहीं? उस एरिया के तापमान को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस एरिया का तापमान बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा हुआ कि बर्फ का एरिया है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, विकिरण कर देगा और कुछ भी तापमान को रिसीव न करेगा। दो कंडीशन बताए हमने। अगर काली मिट्टी का क्षेत्र है तो पूरा का पूरा तापमान रिसीव कर लेगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर बर्फ का एरिया है तो पूरा का पूरा मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर देगा, जैसे आईना होता है, रोशनी आई और बैक हुई तो देखिएगा बर्फ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तापमान में परिवर्तन कहां आएगा? आपका ब्लैक सॉइल एरिया। आप मान लीजिए कि ये पेड़ है, आपका फॉरेस्ट एरिया है, इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी आएगी, कुछ रिसीव करेगा और कुछ बैक कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा, मध्यम तापमान हो जाएगा। एक ऐसा एरिया है बालुई सतह, बहुत जल्दी रिसीव करेगा, बहुत जल्दी बैक कर देगा। इस प्रक्रिया को ज्योग्राफी की भाषा में उस सतह का एल्बिडो कहते हैं। बात समझते हैं? उस सरफेस का जितना एल्बिडो होगा उस एरिया का तापमान उतना अधिक होगा या उतना कम होगा। अब देखो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूं, जो आप बताएंगे तो बेहतर होगा, कि तीन चीजें हैं, उसको सजाना है उसके एल्बिडो के तौर पे और तापमान के तौर पे। सबसे ज्यादा तापमान कहां होगा? इन चारों सतह पे ड्यूरेबल तापमान। सर काली मिट्टी वाले पोर्शन पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसका एल्बिडो सबसे कम हो गया, रिसीव कर लिया ना। और जो बर्फ का एरिया है उसका तापमान, बर्फ के एरिया का तापमान क्या हुआ? सबसे कम होगा उसका एल्बिडो क्या हो गया? मैक्सिमम रिफ्लेक्ट एल्बिडो के सबसे ज्यादा हो गया। अब हम लोग फॉरेस्ट लगाते हैं कि हमारे आसपास का तापमान मध्यम हो, तो इसका एल्बिडो क्या हो गया? मॉडरेट हो गया, है ना? लिखिए इसको। हमने तीसरा पॉइंट बनाया, सतह की प्रकृति। इसको लिखिए, लिखिए सतह की प्रकृति स्थानीय तौर पर, सतह की प्रकृति स्थानीय तौर पर उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। सतह की प्रकृति स्थानीय तौर पर उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है, उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। सूर्य लिख लिया होगा, उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। लिखिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा और सतह के द्वारा, सतह के द्वारा अवशोषित होने के बाद, सतह के द्वारा अवशोषित होने के बाद लौटने वाली ऊर्जा, लौटने वाली ऊर्जा के अनुपात को, के अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है।
सतह का तापमान एल्विडो पर निर्भर करता है। सतह का तापमान एल्विडो पर निर्भर करता है। सतह का तापमान एल्विडो पर निर्भर करता है। हिमाच्छादित प्रदेश में सूर्य से आने वाली ऊर्जा, हिमाच्छादित प्रदेश में सूर्य से आने वाली ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है। ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है और उस क्षेत्र के तापमान में परिवर्तन नहीं होता। और उस क्षेत्र के तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि काली मिट्टी का क्षेत्र सूर्य से आने वाली ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। जबकि काली मिट्टी का क्षेत्र सूर्य से आने वाली ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण काली मिट्टी क्षेत्र का तापमान अधिक होता है। काली मिट्टी क्षेत्र का तापमान अधिक होता है। अधिक होता है। वन प्रदेश का एल्बिडो मध्यम होता है। वन प्रदेश का एल्बिडो मध्यम होता है। वन प्रदेश का एल्बिडो मध्यम होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान सम बना रहता है। इस क्षेत्र का तापमान सम बना रहता है। मेरी बातें समझे होंगे कि हमने 3 चीजों को अभी समझाने की कोशिश किया। पहला ये कि अक्षांश, दूसरा आपको ऊंचाई, और तीसरा पृथ्वी की सतह एल्बिडो के सेंस में। ये तीनों चीज को समझा होगा आपने, उसको यूज कर सकते हैं अपने वातावरण में। चौथा है सनातनी पवन। इसको हम कहें तो परमानेंट विंड। सर जो हाँ बोलिए। हाँ, जो सतह की प्रकृति वाला जो फिगर बनाया उसको भी ड्रॉ करना है क्या? हाँ, जब देखिए झारखंड का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सब्जेक्टिव जितना पावरफुल है उतना एमसीक्यू भी है ना। छोटा भी क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले एक्चुअली। तो यहां पे ड्रॉ करना है, बताना है। अगर आप एल्बिडो डायग्राम से बता दीजिए तो एग्जामिनर सहजता से आपकी बातों को समझ पाएगा, है ना। तो बनाना है हर एक जगह। जितने भी डायग्राम्स हमने बनाए जरूर बनाने हैं, ठीक है। अभी भी मैं बनाऊंगा, उसको भी बनाना है। देखिए ज्योग्राफी और जियोमेट्री का बड़ी कोरिलेशन है। जियोमेट्री में अगर सारा चीज प्रूव कर दिया और आपने डायग्राम नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी में किसी चीज के मैसेज को कन्वे करने के लिए अगर आपके पास इमेज है तो इमेज आपके मैसेज को बहुत बेहतर रंग से एग्जामिनर तक पहुंचाता है और उसके कॉन्सेप्ट को बताता है, ठीक है। तो डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको एक मेंटल इमेज देता है जिसके द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को
आप लंबे समय तक याद रखते हैं। तो सनातनी पवन लिखें या विश्व पवन लिखें, प्लेनेटरी विंड लिखें, तो प्लेनेटरी विंड लिखें। लिख लिया, पॉइंट लिख लिया होगा, प्लेनेटरी विंड या विश्व पवन लिख लिया होगा। यहां पे देखिए हमारे पास इस तरह का एक ग्लोब है। आपके बेसिक नॉलेज पहले से है, मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कुछ लाइन हम ये ड्रॉ करते हैं परमानेंट विंड का, सनातनी पवन का। मैं सिर्फ ये मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये विंड कौन सी है जो आपको 0 से 30 के बीच चलती है। इस विंड को क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। हाँ, ट्रेड विंड। वेरी गुड। ये विंड जो है वो ट्रेड विंड है या व्यापारिक पवन है। ठीक है, इस एरिया से विंड चलती है इस ओर। इस विंड को क्या बोलेंगे हम? पछुआ पवन। क्या लिखते हैं हम? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज या पछुआ पवन, है ना? बहुत अच्छा, पछुआ पवन, ये बेसिक है। यहां पे एक विंड चलती है, इसको क्या बोलेंगे हम? ईस्टर्लीज। ईस्टर्ली या ध्रुवीय पवन, एक ही बात हुआ। हाँ, अब देखिए तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में विंड का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको मैं एक यूज करता हूं इस कॉन्सेप्ट को, तो इसको देखिए कि हमने यहां पे एक अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप बना लिया। ठीक है, ऊपर तक जाएगा, यहां तक जाएगा, बना लिया। 45 तक जाता है, नीचे भी 45 तक जाता है। तो देखिएगा कि इधर साइड से विंड आ रही है। जब इस साइड से विंड आएगी ना, तो इस एरिया में वर्षा हो जाएगी। ये विंडवर्ड एरिया होगा, पवन अभिमुख क्षेत्र होगा, और सागर से आने वाली जो विंड है वो पश्चिमी तट पे वर्षा करा देगी। वर्षा होने के बाद तापमान कम होगा कि ज्यादा होगा? किसी एरिया में रेगुलर वर्षा होती हो, कम होगा सर। कम हो जाएगा। कम होगा सर, कम। हाँ, कम हो जाएगा। अब जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे, ये एरिया, तो इस एरिया में वर्षा तो कम हो जाएगी ना, फिर तापमान क्या हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। अब इस लॉजिक को समझिए कि 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा के कारण तापमान कम होगा और पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होगा।